नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम बात करेंगे दो देशों की और उनकी तुलना करेंगे। एक तो स्वाभाविक है हिंदुस्तान अपना देश, और दूसरा ब्राज़ील। ब्राज़ील क्यों, या ब्राज़ील कहाँ से आ गया। 2020 2021 जब शुरू हुआ, अभी पहले कुछ दिनों में, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश के पास पैसे नहीं है, द कंट्री इज़ ब्रोक एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यानी कि हमारे देश के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा और मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। आज का समय आप ध्यान दीजिए, ऐसा है कि जहाँ पे सब जगह पे पैसा फैल रहा है, डॉलर इंडेक्स नीचे। हम पिछले कई दिनों से ये सारी बातें कर रहे हैं। आपको भी व्हाट्सएप आया होगा कि हिंदुस्तान में जो एफडीआई या एफआईआई का जो पैसा आया है, वो हिंदुस्तान, सभी देशों में, दुनिया भर के सभी देशों में से हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जो कि हम शेयर बाज़ार में देख रहे हैं, एसेट प्राइजेस में देख रहे हैं। तो ऐसे समय 2021 में एक तरफ हिंदुस्तान जैसा देश है जो इतनी सारी फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरी जगह ब्राज़ील जैसा देश है कि जिसका प्रेसिडेंट बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, द कंट्री इज़ ब्रोक। तो ये निश्चित तौर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है, वो देश ने ऐसा क्या किया। क्योंकि आप 20 वर्ष पहले जाइए, और देशों के इतिहास में 20 वर्ष कुछ बहुत नहीं होते, या जागतिक अर्थव्यवस्था में। तो साल 2000 में एक ब्रिक्स करके वर्ड आया था, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये गोल्डमैन सैक्स ने बनाया था। तो तब वो बोल रहे थे कि ब्राज़ील ये ऐसी इकोनॉमी है, यानी ये चारों पांचों इकोनॉमीज ऐसी हैं कि जो दुनिया में हाई ग्रोथ करेगी, और उन सब में भी ब्राज़ील ये बड़ी प्रॉमिसिंग है। तो 20 साल पहले जो देश को सब लोग प्रॉमिसिंग बोल रहे थे, आज सडनली 20 साल में उस देश में ऐसा क्या हो गया। सडनली तो नहीं, खैर 20 साल में उस देश में ऐसा क्या हो गया कि उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट साल के शुरुआत में बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये हमें क्यों समझना चाहिए? इसके दो कारण हैं। एक जो थोड़ा बड़ा कारण है कि हमारे देश ने वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने करी। ये तो सबसे सिंपल है कि हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हम कुछ तो भी सही कर रहे हैं जिसके कारण इतना पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, आप 2-3 वर्ष पीछे जाइए तो टर्की के लिरा में सेलिंग आई थी। टर्की का जो फॉरेन एक्सचेंज है लिरा, फॉरेन करेंसी, उसकी जो करेंसी है लिरा, उसमें एफआईआई की सेलिंग आई थी, और उसके कारण सभी देशों के करेंसीज में फॉल आया था, और फिर इक्विटीज में फॉल आया था। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है। तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्पैक्ट अपने यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, चाहे करेंसी में, चाहे स्टॉक्स में। तो दोनों कारण हैं कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम आज ज़्यादा बात करेंगे बड़े लेवल पे, क्योंकि हम, ये पूरी सीरीज अपनी चल रही है कि ये 100 साल का बजट है। अगले कुछ दिनों में जो 1 फरवरी को आएगा, ये 100 साल का बजट आएगा। तो ये 100 साल के बजट में हमें ऐसा कुछ तो भी करना पड़ेगा कि वो सही में 100 साल का बजट लगे। तो इसके लिए हम ये देखने वाले हैं कि हिंदुस्तान कहाँ पे है, हर एक पैरामीटर पे ब्राज़ील ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, क्या हम वही कर रहे हैं। तो ये, अच्छा, एक और बात क्या हो जाती है ऐसे डिस्कशन में, कल भी हमने इस बात पे बात करी थी कि दो पक्ष रहेंगे, एक पक्ष सरकार का रहेगा, एक पक्ष विपक्ष रहेगा और विरोधी पक्ष रहेगा, और वो हरदम एक दूसरे के सामने ही खड़े रहेंगे। वो सरकार के लोग बोलेंगे हमने सही किया, विपक्ष के लोग बोलेंगे तुमने गलत किया। वैक्सीन तक नहीं छूटा उसमें अभी। और जो ये लोग वीडियोस भी जो देखेंगे, हम सब लोग भी हमारे अपने अपने मत बना के रखते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये सही, ये सरकार में इसने ये सही किया, वो सरकार में उसने वो गलत किया। तो हमारे सबके मत बनते रहते हैं, और इसलिए अपने देश का उदाहरण लेने से अच्छा है किसी दूसरे देश का उदाहरण लो, क्योंकि वहाँ पे अपने को लेना नहीं ना देना नहीं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी प्रेसिडेंट आए, हम तो वो जो भावनाएं और इमोशंस हैं वो कट के हम सिर्फ देख सकते हैं कि उसने जो किया वो सही, यानी वो जो हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ, कि आज ये देश ऐसा, ब्राज़ील ऐसा क्यों है। और फिर अपने देश में कोई भी हो सरकार में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बार बार हम कल भी वही बात बोल रहे थे, आज भी वही बात बोल रहे हैं। ये जो
ये जो नैरेटिव होते हैं दोनों साइड से, ये जो इमोशंस होते हैं इनको हटाओ। अपने को फाइनेंस के लोग हैं, अपने को नंबर समझते हैं, अपने को लॉजिक समझना है। तो वो हिसाब से हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं। मार्केट 14,200 है, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, यानी अब क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या और चाहिए। अंबानी को फाइन लगा दी, यूएस के कैपिटल हिल पे स्टॉर्म कर दिया लोगों ने, ट्रंप के सपोर्टर्स ने। बैलेट बॉक्सेस को जलाने का उनका मंशा थी, ऐसा बोल रहे। यूके प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में आने का प्लान बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। अरे क्या क्या। लेकिन ये सब एक तरफ, मार्केट अपना एक तरफ। इतनी निगेटिव न्यूज़ आ रही है एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में आप अगर निवेशक नहीं है अभी, अगर आप बाज़ार में नहीं है, तो कृपया करके बाज़ार में रहिए। डेली एसआईपी, डेली एसटीपी से कर चलते रहिए, और बाद में पढ़ाई करके हेज रहिए। अपने ग्रुप में कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में हम हेजिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऐसे बाज़ार में आप, बाज़ार बहुत ऊपर चले गया है, चलो बेचो, ऐसा गिर सकता है, गिरने को कुछ नहीं है, महंगा बहुत बाज़ार है। पर एक बार सोचो कि इतनी सारी निगेटिविटी आ रही है, बावजूद उसके बाजार गिर नहीं रहा है, तो स्ट्रेंथ भी तो उतनी है। बुल्स भी उतनी ताकत में है, बेयर्स भी उतनी ताकत में है। अगर बजट नहीं आया 100 साल जैसा, तो देखो क्या होता है। पर वो एक बात है। पर अभी हम जो आज बात करने वाले हैं कि ब्राज़ील के कुछ पॉइंट्स, और उसके ऊपर से हिंदुस्तान और अपना स्टॉक, अपने को ये सब अपने स्टॉक मार्केट और अपने पैसे तक लेके आना है। विदेश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, और उससे मेरे स्टॉक में, मेरे पैसे पे क्या होगा। और ये इतनी सिंपल लॉजिक है। तो देखो क्या क्या हो रहा है। उसने एक एक चीज़ दिखाई है कि ब्राज़ील की ग्रोथ रेट 7.5% थी 2010 में, 7.5% थी 2010 में, वो -3.5% हुई 2015 में। यानी कि निगेटिव, यानी कि कौन अपने यहाँ पे जो बवाल मचा ना, अभी 24% माइनस हुआ और ये हुआ वो हुआ, ये तो कोरोना के कारण हुआ। लेकिन उनका 2015 में ही उनका ये हुआ, उनका 2015 में ही जीडीपी ग्रोथ माइनस में चले गई थी। तो एक एक पॉइंट्स लिख लेंगे अपन, कि यहाँ पे लिखे हैं कुछ कुछ, फिर ये सब एक साथ देखेंगे। इन्फ्लेशन देख लो इनका, इन्फ्लेशन 8.7, हिंदुस्तान में 8.7, हमने पिछले कितने 5-8 वर्षों से 8% देखा ही नहीं है। 2 का 4 हो गया तो न्यूज़ बन जाती है कि 4% महंगाई। तो ये एक अपने लिए सही है। चलो एक कदम और आगे चलते हैं। 2018 में, यानी हम पीछे पीछे जाएंगे, 2020 से जाएंगे समझने के लिए। तो वो बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स 2018 में, जो उनका प्रेसिडेंट है, जो अभी है उनका प्रेसिडेंट, वो क्या बोला, सही करने के लिए क्या क्या किया। ध्यान दो, अगर आपके देश को अच्छा परफॉर्म करना है, इकोनॉमी को, तो क्या क्या करना पड़ेगा, वो उसने बोला। ही प्लेज टू ओपन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ओपन द इकोनॉमी, लोअर टैरिफ, यानी कि टैक्स रेट्स कम करो। न्यू बायलैटरल ट्रेड है सबसे इंपॉर्टेंट, कट पब्लिक डेट बाय 20% वाया प्राइवेटाइजेशन। ध्यान दो, अपने यहाँ पे यही बवाल मचता है कि सरकार देश बेचने को निकल रही है करके। अगर आपका पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे देश का ज़्यादा बुरा हो रहा है, देश का ज़्यादा नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो अगर वैसा है तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, या तो एफिशिएंट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन ही करो, पर क्यों एयर इंडिया लॉसेज में है, क्यों एमटीएनएल, बीएसएनएल इतने वर्षों से क्यों अपने को सर्विसेज नहीं मिलती थी, और प्राइवेट में कैसी वही सारी चीज़ें मिलने लगी। तो क्यों हम वो पुराने टाइम पे कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी तब जो थी, तो तब फिएट और एम्बेसडर ही मिलती थी। तो ये जो लिबरलाइजेशन की प्रोसेस है, ये बहुत अच्छा। आप बोलते हो कि नहीं, लिबरलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है, मत करो, सरकार नहीं ओन करना चाहिए। आप सिर्फ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, आप सिर्फ प्रीमियम चेक करो, एलआईसी का प्रीमियम कितना रहता है और बाकी के कंपनीज का प्रीमियम कितना है। बाकी के कंपनीज का कम है, एलआईसी का प्रीमियम सेम टर्म प्लान का। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये
अच्छा, तो आप बोलोगे कि नहीं हम प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध है। ठीक है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, पर कम से कम एफिशिएंसी तो बढ़ाओ। ये तो अपेक्षा सही है कि आरओई बढ़ाओ, आरओए बढ़ाओ, डेट कम करो। पब्लिक सेक्टर बैंक, वो अपनी 6 वीडियोस की सीरीज चल रही है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कि नहीं नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक तो रहनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे बैंकिंग से बाहर जाएगी। ठीक है, मान लिया आपकी बात, पर अगर गवर्नमेंट को बैंकिंग में रहना है तो एफिशिएंसी तो करो। प्रोडक्ट उसमें तो कुछ अपेक्षा तो कुछ गलत नहीं है कि हम पैसा डाले जा रहे हैं लेकिन उसमें से एनपीएस ही बढ़ रहे हैं, उसमें से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही। तो ये नहीं हो सकता, दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो वही वहां पे बोल रहा है, या तो निकल जाओ उसमें से, या तो उसको एकदम से टाइट रखो और एफिशिएंट रखो, दोनों में से कुछ भी करो, पर देयर हैज टू बी इकोनॉमिक सेंस इन डूइंग दैट। फिर वो आगे क्या बोल रहा है, टैक्स, हाँ, श्रिंक पेंशन बेनिफिट्स। ये हम सब ने ध्यान देना चाहिए हमारे देश में क्या हो रहा है। अभी जो नए लोग हैं हमारे पास पेंशन नहीं है, जो प्राइवेट में लोग हैं हमारे पास पेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दो कि एनपीएस। शिवानी मैडम के वीडियोस हैं न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर, या और भी जनरल बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग पे उनके वीडियोस है, तो ये देखिए सब लोग अपना अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर से टाइम से करो। एनवायरनमेंटल कंट्रोल अपने यहाँ पे हो जाता है ना, हर बार पे एनवायरनमेंट का कारण दे देते, ये मत करो, पेड़ मत काटो, फिर लोग जाके पेड़ को लिपट जाते हैं, और बाद में फिर सबसे हाइट तो ये है कि एक पक्ष जो पहले बोलता है कि यहाँ के पेड़ मत काटो, वही पक्ष दूसरी जगह में उससे ज्यादा पेड़ काटता है। हे भगवान, आप समझ रहे हो? मैं बोलता हूँ राइट साइड के पेड़ मत काटो, क्यों? अरे पेड़ मत काटो, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पता नहीं पूरी एकदम वो एनवायरनमेंट की कहानी आ जाती है। और फिर वही इंसान जाके अपने देश में, वही इंसान जाके यहाँ पे नहीं पेड़ काटो, क्यों? डेवलपमेंट चाहिए। अरे तो यहाँ का पेड़ क्यों नहीं काटना था? नहीं 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 नहीं, वहाँ का। तो ये जो पॉलिटिक्स हो जाता है, तो ये, तो उसने क्या किया कि वो बोल रहा है कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, गोवा में देख लो आप, माइनिंग का कितना बड़ा है। तो ये जो सारी, या कॉपर का वो साउथ में जो इशू हो गया था, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि किसी भी तरह से ग्रोथ को रोक के रखो, और ये जब होता है तो तब फिर वो जेन्युइन एनवायरमेंटल कंसर्न्स नहीं होते हैं, फिर वो एक कुछ तो भी आपके इकोनॉमी के विरुद्ध काम हो रहा है वो दिख रहा है, जो कि ये देश में हुआ। और जब फिर क्राइसिस आया, और अभी वो, अब जब प्रेसिडेंट ने बोल ही दिया पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये सब, नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं, आप वैसा नहीं। हाँ, यहाँ पे समझो कि वहाँ पे क्या हुआ और वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। तो ये एक बात है, डेवलपमेंट अगर करनी है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ ही काटो, लेफ्ट राइट, बैलेंस करके हो सकता है। तो अभी आज मेरा वो विषय नहीं है कि कैसे बैलेंस करना है, कभी उस पर भी करेंगे, पर ये बात समझो। अच्छा, उसके पहले आ जाओ, तो ये तो करंट सिचुएशन है, उसने बोला, लेकिन ये सिचुएशन आई क्यों? अभी समझो, एक दिन में कुछ नहीं होता। 2011 में जो प्रेसिडेंट बनी उसने सबसे पहले क्या किया, मिनिमम वेज बढ़ा दिए, यानी कि लोगों के जो मिनिमम वेजेस हैं, न्यूनतम स्तर सैलरीज का, वो बढ़ा दिया। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए, स्टेट रन बैंक्स टू लेंड मोर। स्टेट अपने यहाँ पे है ना पीएसयू बैंक, ये स्टेट रन बैंक का क्या मतलब है? पीएसयू। उनके यहाँ पे भी वही हुआ, उनके यहाँ पे भी वही हुआ। पीएसयू बैंक को बोलो तुम लेंड करो, लेंड करो, किसको लेंड करो? मेरे भतीजे को, मेरे भाई को। फिर वो पैसा, लोगों का पैसा 4 लोगों के पास आ गया, करप्शन। ये हुआ बाद में ये सारी चीज़ें बाहर लिखी है आर्टिकल में, पर अपने देश में ये नहीं करना चाहिए, ये बात समझो। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए यानी कि इन्फ्लेशन हाथ के बाहर चले गया, तो वो यहाँ पे लिखा है उसने। अभी देखो, प्राइस कंट्रोल हर्ट द प्रॉफिट ऑफ द स्टेट ओन्ड कंपनी। स्टेट ओन्ड कंपनी यानी पीएसयू, यानी एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जबरदस्ती कराई। ये सब कब हुआ? आप देखो, ये 2011 की बात है, और तब उसके इम्पैक्ट 2020-21 में दिख रहे हैं। स्टेट ऑयल कंपनी को बोला कि उसका प्राइस कंट्रोल किया। प्राइस अगर कंट्रोल किया तो इथेनॉल और ये सारी चीज़ों में आप नहीं बेच सकते।
आप यही भाव पे बेच सकते हैं। अरे ऐसे कैसे यही भाव पे बेच सकते हैं, कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो फ्री इकोनॉमी नहीं थी और वहाँ पे उसके कारण उसको ये प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, फिर करप्शन आगे देखो, गवर्नमेंट ऑक्शन में करप्शन, रेलवे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इलेक्ट्रिकल बैंकिंग इंडस्ट्रीज में करप्शन। तो वो भी सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, गवर्नमेंट ऑक्शंस, और ये सारे चक्कर के चलते क्या हो गया, इन्फ्लेशन आउटपेस्ड द न्यूली रेज्ड वेजेस। यानी आप सैलरी बढ़ाओ, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि करप्शन इतना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है। ये सब हुआ है दूसरे देश में, दूसरे देशों से अपने को सीखना है। करप्शन को जगह नहीं है, ये सिर्फ वेजेस बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, पीएसयू बैंक्स में काम करो, पब्लिक सेक्टर को ही बढ़ावा दो पर कम से कम एफिशिएंसी बढ़ाओ। या तो एफिशिएंसी बढ़ाओ या तो फिर उसमें काम मत करो। सो कई सारे तो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका लाइफ में ऑब्जेक्टिव रहता है पीएसयू बैंक में जॉब करना। क्या कर रहे हैं, एमबीए फाइनेंस के बाद बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वाह वाह, अच्छी बात है। क्यों कर रहे हैं, नहीं सर सेफ जॉब रहता है। अरे सेफ जॉब का क्या मतलब है, नहीं फिर वो एग्ज़ाम दो, पास हो, सब सैलरी मिलते रहती है। अरे तो ये एटीट्यूड से नहीं होना चाहिए। तो ये एक बात है। चलो एक और कदम देखो, बाद में उसको फिर शी वॉज कंविक्टेड फॉर मूविंग फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। नहीं, चोरी चकारी हो गई कहीं तो भी, तो करप्शन को तो जगह ही नहीं है। तो ये था 2011 से 2015 के बीच का समय, और हमारे देश में ऐसी सारी चीज़ें बार बार हमें दिखती है कि ऐसी सारी चीज़ें बहुत पास हैं हम उसके, और वो नहीं होने देना। ही अब गवर्नमेंट छोड़ो यार, गवर्नमेंट कोई भी रहे, ये हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि ये ऐसे सब काम नहीं होने देना है अपने देश में। अभी 2002 से 2005 या 2002 से 2007 2008 का जो समय था, तब चाइना में बहुत बड़ी डिमांड थी। 2000 2003 से 2011 ये जो समय था, तब ब्राज़ील के एक्सपोर्ट्स बढ़े, ब्राज़ील का जीडीपी बढ़ा, कंज्यूमरिज्म बढ़ा, चाइनीज़ डिमांड बहुत थी। अभी देखो क्या होता है, जैसे आज भी जो हो रहा है, ये हम सब ने ध्यान देना चाहिए। ये हम सब ने ध्यान देना चाहिए कि पैसा है जब तक बाहर का, तब तक सब सही चल रहा है, और इसलिए हम मान ले कि अपना भी सब सही है। तो वो गलती ब्राज़ील ने करी। 2003 से 2011 में ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही, लेकिन 2003 से 2011 में दुनिया भर की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कौन सा देश था जो ठीक नहीं कर रहा था? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दिया, लोगों को जॉब्स दे दिया गवर्नमेंट में, और ये सारे चीज़ों के चलते। और क्या पैसा, अच्छा पेट्रोल बेचते थे ये लोग, ब्राज़ील का एक बड़ा एक्सपोर्ट पेट्रोल है। तो जब तक पेट्रोल का भाव ऊपर जा रहा है तब तक ठीक है। 2015 में पेट्रोल के भाव नीचे गए, पेट्रोल के भाव नीचे गए तो इनकी नौकरियां चली गई, करेंसी डिप्रिशिएट हो गई और महंगाई बढ़ गई। आप समझ रहे हैं, ये दुष्ट चक्र में वो देश चलते गया। और इसका क्या कारण है, ये कब से स्टार्ट हुआ, ये 2002-2003 से स्टार्ट हुआ। पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ा दी, स्टेट रन करप्शन बढ़ा दिया, और उसके कारण जब बाहरी झटका लगा, इसकी तुलना में आप ध्यान दीजिए। अच्छा, हिंदुस्तान में भी ये सब हुआ था, हिंदुस्तान में भी पॉलिसी पैरालिसिस की बात चलती थी। हिंदुस्तान में एक अच्छी बात हुई कि जो अपने तब के गवर्नर थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, उन्होंने आरबीआई में जब वो गवर्नर थे, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि अपने यहाँ पे एक भी बैंक कोलैप्स नहीं हुई थी वो टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हुई, जब तक सब सही चल रहा था, सब सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये छोड़ दो, फिर उसके बाद क्या हुआ कि द डाउन टर्न, अभी उसके बाद लोअर डिमांड, कमोडिटी बूम जब तक हो रहा था तब, लेकिन चाइना में स्लोअर ग्रोथ हुई, कैपिटल फ्लोस कम हो गए, और उसके कारण बाहर से आने वाला पैसा रुक गया। अपने देश में भी यही हो रहा है, ध्यान दो। अपने देश में आज जो इतना सब चल रहा है, रूपी स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है। लेकिन अपने देश में और ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा अंतर अब तक तो भी ये लग रहा है कि हमारे पब्लिक फाइनेंसेस ठीक ठाक। अभी कोविड के बाद, ये सब कोविड के पहले का कंपैरिजन है, कोविड के बाद देखो अभी बजट में पता चलेगा क्या होता है।
लेकिन जिस मात्रा में हिंदुस्तान में फॉरेनर्स का पैसा आ रहा है वो, और FII FDI, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हिंदुस्तान की स्ट्रक्चरल, लेट अस राइट डाउन, कि स्ट्रक्चरल स्टोरी ये इंटैक्ट है और सही चल रही है करके, इसलिए वो पैसा आ रहा है इतनी भर भर के। और यहाँ पे चाइना के, फिर चाइना की डिमांड कोलैप्स हो गया। आज तो ऐसी परिस्थिति है, जैकमा गायब है यार, आदमी वो भी जैकमा गायब। पर अच्छा, जैकमा गायब है फिर भी शेयर बाजार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ये कुछ तो भी अलग सिचुएशन है, और इसमें से हमें नीचे जो एकदम बॉटम पे जो सच है वो देखना है। तो आज चाइना में कोलैप्स चल रहा है, चाइना कोलैप्स एंड चाइना के बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं। ब्राज़ील का वहाँ पे प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझो, ये जब ऐसा प्रॉब्लम हो गया ना, अब यहाँ पे जाके चाइना इनको बाय कर लेगा। ये बहुत बड़ा और बहुत गंदा गेम चाइना खेलता है कि जो जो देशों को पैसे का प्रॉब्लम है उनको वो पैसे दे देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन। और इंडिया इसके अगेंस्ट खड़ा है। चाइना को इंडिया पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया खुद तो ये लेता ही नहीं है चाइना से, उल्टा चाइना जो देशों में जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे इंडिया उनको बोलता है कि मत लो, तुम फंसोगे। मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, अभी नेपाल में बात चल रही है, बांग्लादेश हो गया। तो चाइना के अगेंस्ट इंडिया इज स्टैंडिंग अप एक्सपोर्ट्स पे। अभी अच्छा, इतना भी है तो भी कोविड के टाइम पे उनको ज़रूरत थी तो हमने ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कम नहीं, यानी ये वैचारिक स्तर पे है, ये निजी स्तर पे नहीं है, मुझे आप पसंद नहीं है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, नहीं। एक व्यक्ति के तौर पे मदद करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। पर ये जो चाइना का जो चल रहा है अभी, आप सिर्फ अगले 1 साल भर में पढ़िए चाइना कैसा ब्राज़ील में धीरे धीरे अपने पैर फैलाएगा। अफ्रीका में फैला दिया, पैसे दे देंगे सीधे सीधे। आपको पैसे का प्रॉब्लम है ना, लो पैसे। पाकिस्तान में वही हो रहा है, आपको पैसे का प्रॉब्लम है ना, पैसे ले लो, आपकी ये ज़मीन हमारी, आपके नेचुरल रिसोर्सेस, आपके उनके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सो ये सब हमारे। तो ये सब में भी अपने को, अपने देश को, हम नहीं चाहेंगे हमारा देश ऐसी परिस्थिति में आए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो जब तक फ्यूल प्राइसेस अच्छे थे सही था, एक बार फ्यूल प्राइसेस की पिटाई हो गई तो उसके बाद भाव नीचे आ गए। गवर्नमेंट को ऑस्टेरिटी मेजर गवर्नमेंट को खर्चा कम करना पड़ा, गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा तो कंज्यूमरिज्म कम हो गया, तो जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। तो ये सारे आंकड़े हैं रियल जीडीपी। ये पहले तो ये जो कुछ साल बढ़ा 2004 से 2008 तो दुनिया भर का बढ़ रहा था, ये ग्लोबल रिसेशन था, ये भी ठीक था। उसके बाद फिर फॉल था, एक राइज हुआ, और फिर कंटिन्यूसली फॉल ही हो रहा है। तो रियल जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ डाउन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये रियल डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये सारी, अच्छा डेट टू जीडीपी देख लो, 102% तक जाने के चांसेस है अगले 2-3 साल में, अगर रिफॉर्म्स विथ रिफॉर्म्स विदाउट रिफॉर्म्स। तो अगर रिफॉर्म्स नहीं किए आपने, फिर से इन्वेस्टर क्लब में कुछ तो भी आ गया, अगर रिफॉर्म्स नहीं किए तो आप बस आप लोन लेते जाओगे और लोगों को, यानी सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरी पे रख लिया, पैसा कहाँ से आएगा? कर्जा लो। अरे कितना कर्जा लोगे? और वो कर्जा, अगर आप, कर्जा इज अ कैपिटल रिसीट, तो आप कैपिटल रिसीट ले रहे हो क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये कंसेप्चुअली गलत है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर आपने रिफॉर्म्स नहीं किए तो ये प्रॉब्लम में आ सकते हो आप। तो ये कंटिन्यूसली है, और अभी इसका एक ही है कि करना क्या पड़ेगा। देयर आर सेवरल डेवलपमेंट दे विल हैव टू टेक, बट उनको अगर कर, द ओनली वे टू इम्प्रूव इज प्रूडेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। आपको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। हमें जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स चले गए तब ये जो वीकनेस है वो सामने बाहर आ गया। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स चले गए तब वीकनेस सामने बाहर आ गया। एक लाइन है मार्केट में, वी नो हु वॉज स्विमिंग नेकेड ओनली व्हेन द
टाइड टर्न्स। इसका मतलब है कि जब परिस्थिति खराब होती है तभी समझ में आता है कि आप में कितनी ताकत है, कि आप ऐसे ही सब लोग ऊपर जा रहे हैं। अभी क्या बाजार में आजकल ऐसा चल रहा है बाजार में कि लॉस मेकिंग कंपनी के आईपीओस भी अपर सर्किट पे हिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है। जब पैसा निकल जाएगा तब आपको उसके वैल्यूएशंस और वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। तो इसके लिए हिंदुस्तान ने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, ये सब को लेके अपने को अल्टीमेटली देखना है कि अपना बजट, अपना मार्केट कहाँ पे है। तो व्हेन वी आर, अभी लुक एट इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप एक इन्वेस्ट करिए, सारे ग्लोबल चीज़ें और इसको और बहुत सारी चीज़ों पे बात हो सकती है ये टॉपिक्स में। ब्राज़ील के एक देश के डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं हम, उसको 20 मिनट में या 25 मिनट में हम नहीं कर सकते। ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलके एक बैंक बनाई, उसमें से एक देश ने पहले कुछ ही सालों में डिफ़ॉल्ट कर दिया, जाओ पैसे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कंट्री इज ब्रोक, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो जो मेन कारण जो थे, ये 2002 से 20 साल में ये देश करप्शन, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, नो फ्री मार्केट्स, ये सारी चीज़ें हैं कि जिसके कारण ब्राज़ील धीरे धीरे करके आज ऐसा आ गया कि नोबडी वांट्स टू, इट्स अ पराया इन्वेस्टमेंट, किसी को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमको ना हमारे निजी इन्वेस्टमेंट्स में गलतियां करनी है, ना एज अ देश में भी आपको ये कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें दिखती है तो इसको आपको बैन करना है, यानी बैन यानी इसको आपको अपोज करना चाहिए। ये सबका दायित्व है। गवर्नमेंट करेगी, अरे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। अपने को अपना देखना है, इसलिए हर एक जन को हर एक बार सतर्क रहना है। इन्वेस्टमेंट, अभी क्या बोलना इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्केट एक तरफा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जाता, कल गिरा था इंट्राडे 100 पॉइंट, बाद में वापस कवर कर लिया 6 पॉइंट, 60 पॉइंट बनता। तो ये मार्केट नीचे गिरेगा, तो जब गिरेगा तब का तब देखेंगे, पर अभी तो इन्वेस्टेड रहना ही मतलब बनता है। हम इन्वेस्टेड नहीं है, क्यों? हमको लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए हमने सब बेच दिया। जब नीचे आएगा तब खरीदा, वो नीचे आया ही नहीं, पता चला 10,000 गया, 11,000 गया, 12,000 गया, 13,000 गया, 14,000 गया, आप खड़े ही है। तो ये बाहर, अंदर खड़े रहते तो ठीक है, बाहर खड़े रहते तो राह देख रहे, अब होगा रे, तब होगा रे, गिरेगा रे, मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहे, उल्टा FII FDI का पैसा आ रहा है। अब तो और बात चल रही है कि 100 ईयर्स का बजट रहेगा। अगर 100 ईयर्स में कभी नहीं हुआ ऐसा बजट आता है तो फिर तो आप पूछो मत। 50K का सेंसेक्स के आसपास जो जाने की कोशिश कर रहा है, अगर सही में मार्केट एक्सपेक्टेशंस को ये मीट करता है तो ये कहाँ पे रहेगा सोचो। और अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आता है तो ये कहाँ पे जाएगा सोचो। तो इसलिए हेज रहो, इंडेक्स फंड, डेली SIP STP 200 250 300 रुपये टुक 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 चलने दो। बाजार ऊपर जा रहा है क्या, ठीक है, बाजार नीचे जा रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेज रहो। अपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में सब लोग सिर्फ आजकल यही बात करते हैं, हेजिंग 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 हेजिंग, बस। बाकी स्टॉक्स कौन से लेने हैं, अरे आप आज हर एक जन फंड मैनेजर है। आप खड़े हो जाओ आईने के सामने, आपको फंड मैनेजर दिखेगा। अरे जो स्टॉक लो उसको 20% ऊपर, सबके पोर्टफोलियो 30% ऊपर। तो ये तो टाइम ही नहीं है बताने का कि मेरा स्टॉक देखो कैसा चला। भाई सबका स्टॉक चल रहा है अभी। अभी काम ये करो कि जब बाजार, अगर बाजार गिरेगा और जब बाजार गिरेगा तब मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए आपको पूरा डेरिवेटिव्स वगैरह पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि फिर CMM में आ जाता है, कैपिटल मार्केट मॉड्यूल, जो कि आपको फिर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये शैलेश सर का नंबर है। तो ये जो पूरा सत्र था इसका ये था कि बजट जब बात आती है और फिर उसमें पॉलिटिक्स आ जाता है तो आपको, मैं इस पक्ष के तरफ से हूँ या मैं विपक्ष के तरफ से हूँ या जो भी है, वो दूर करके सिर्फ अगर बात करनी है तो किसी दूसरे देश का देखो
क्योंकि हमको उनमें कौन सा पक्ष कौन सा विपक्ष, हमारा तो कुछ लेना नहीं है ना देना नहीं है, समझ में आता है। और उन्होंने ये जो गलतियां करी वो अपने देश में अगर होते हुए दिखी तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है। ये गलतियां तो ब्राज़ील ने ऑलरेडी कर ली है, उसने करी, हमने देखी, तो भी हम नहीं सुधरे हैं। हिंदुस्तानी है, नहीं सुधरेंगे। तो कम से कम इस मामले में तो भी ऐसा नहीं है। इन्वेस्टेड रहो, हेज रहो, बढ़िया से छोटी छोटी एसआईपी करते रहो। ब्राज़ील का ठीक है, अभी आशा करते हैं कि उनकी भी इकोनॉमी अच्छी हो, हम क्यों किसी का बुरा सोचेंगे। पर एट द सेम टाइम हिंदुस्तान का तो सही टाइम चल रहा है, इसको मत छोड़ो। ये टाइम कभी, अभी 100 साल का बजट तो छोड़ो, लेकिन 70 साल में पहले बार ऐसा टाइम आया है कि सब लोग इतनी बड़ी ग्लोबल क्राइसिस के बाद भी अपना देश इतना पैसा अट्रैक्ट कर रहा है, तो कुछ तो सही चल रहा होगा, वो बाद में पता चलेगा। तो ये समय छोड़ना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है, पढ़ाई करो, किसी और पर निर्भर मत रहो। कोई भी आपको आपके पैसे के बारे में नहीं बताएगा। मैं भी आपको टिप CMM में व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग टिप्स थोड़ी बात करते हैं। आप मुझे पूछो ये स्टॉक बताओ, मैं बोलूँगा मैं नहीं बता सकता, नहीं पता यार। आपको आपकी पढ़ाई करनी है। हमारा पूरा उद्देश्य क्या है कि हम सब पढ़े और आगे बढ़े, ना कि ये कि उसकी बात सुनो इसकी बात सुनो, तो फिर तो वो वही हो गया। इंडिया ने भी अगर वही गलती करी जो ब्राज़ील ने करी तो आप बोलोगे ठीक है ये इंडिया ने गलती करी, नाम बदल जाएगा लेकिन गलतियां तो वही रहेगी। ऐसा नहीं करना है। इसलिए इन्वेस्टेड रहो, हेज रहो, क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहो। ये देखो बाजार ऊपर नीचे चल रहा है कुछ तो भी। क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहो और किसी और पर निर्भर मत रहो। खुद की पढ़ाई करो, बहुत आसान है। मनीबी के वीडियोस देखो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, और CMM के लिए शैलेश सर को फ़ोन करो। वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।